फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। आपका यूनिट 5 चल रहा है। यूनिट 5 के सी पार्ट को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यूनिट 5 में आपको 4 पार्ट पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें आपका ABCD के तौर पर है। 2 तक हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। तीसरा पार्ट आज की वीडियो का है और चौथा पार्ट की वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आएगी। साथ में आपको जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो प्लीज आप नोट्स को भी एक बार जरूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यूएनओ की स्थापना किस प्रकार हुई, ये आपके एक चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं। ये यूएनओ का झंडा है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। विश्व में 2 प्रयास किए गए। सबसे पहले जो बनाया गया था वो राष्ट्र संघ बनाया गया था, ठीक है, जो कि असफल रहा था विश्व युद्ध को रोकने में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके होते हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नए संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बदले लोगों ने सोचा कि हमें एक और ऐसा ही संगठन बनाना चाहिए, परंतु उसके पास जो शक्तियां हैं वो उसके पास शक्तियां हो, ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सके, किसी भी युद्ध को रोक सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतरमैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का विचार है, ये किनके द्वारा लाया गया, 5 राष्ट्रमंडल तथा 8 यूरोपीय सदस्य देश, जो कि 12 जून 1941 को लंदन में इन्होंने सिग्नेचर करे। और पहली बार क्या हुआ, अभिव्यक्ति हुई, मतलब पहली बार ये विचार निकलकर सामने आया कि हमें एक संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का भी एक संगठन बनाना चाहिए, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोकना होगा। इस घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सके। तो जब ये घोषणा हुई तो इस घोषणा का आप कह सकते हैं कि विचार क्या था कि स्वतंत्र विश्व हो, ठीक है, और जिसमें लोग शांति और सुरक्षा से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाना था। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसके बाद क्या हुआ, जब घोषणा कर दी गई तो अटलांटिक चार्टर पे 14 अगस्त 1941 को हस्ताक्षर हुए। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है, ठीक है। तो ये जो चार्टर है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के अंतर्गत काफी चीजें लिखी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है, ठीक है। तो इस चार्टर को क्या माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म का सूचक माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्ध पोस्ट पर क्या हुए, हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस चार्टर पर कहां पर हस्ताक्षर हुए, अटलांटिक महासागर में मौजूद युद्ध पोत पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ में इसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे कि अब सिग्नेचर के बाद ये जो चार्टर है ये मान्यता प्राप्त हो चुका है। 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो क्या हुआ, इसके बाद 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में अटलांटिक का जो चार्टर था, जिसपे सबसे पहले ब्रिटिश और अमेरिका ने सिग्नेचर किए थे, उसके बाद 26 और देश थे जो कि इसके समर्थन में थे कि हाँ, हमें एक और संगठन बनाना चाहिए जो राष्ट्र संघ से भी ज्यादा अच्छा होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से काम
करेगा। तो 26 देशों ने राष्ट्र संघ की क्या करा, घोषणा पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्र संघ की अभी तक घोषणा हुई है, पूरी तरह से वो बन के तैयार नहीं हुआ। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना गया। मतलब कि एक सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और इस सम्मेलन के अंतर्गत जितना भी काम था संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का वो पूरा हो गया था पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको क्या माना गया, सभी सम्मेलनों को समाप्त करने वाला सम्मेलन माना गया, जहां नए संगठन का संविधान तैयार किया गया। तो ये जो संगठन बना था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका संविधान तैयार किया गया। 26 जून 1945 को 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। फिर 50 देशों ने और चार्टर पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सके। जो लोग पोलैंड के सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सके, किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे संस्थापक सदस्य इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में मदद करी। जो देश बाद में आए वो तो आए ही, वो तो बाद में सदस्य बने ही, परंतु संस्थापक देश जो होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी मान्यता कुछ ज्यादा ही होती है। तो क्या हुआ, बाद में कुछ देश जो कि लेट हो गए थे सिग्नेचर करने में, उन्होंने बाद में सिग्नेचर करे और वो क्या बन गए, संस्थापक सदस्य देश बन गए। लिखित अनुमोदनों पर अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेशी विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। तो लिखित में जो लिखित डॉक्यूमेंटेशन था वो कहां जमा हुआ, अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हुआ। और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर को क्या मिल गया, प्रभावी रूप से प्रभाव हो गया, प्रभावी हो गया। एक प्रकार से क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को जो लोग चार्टर को नहीं भी मानते थे, अब वो चार्टर को एक प्रकार से मानने लगे, क्योंकि चार्टर अब विश्व में प्रभावी हो गया कि हाँ अब एक संगठन बनके तैयार हो गया है जिसका नाम है यूएनओ, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए कार्य करेगा। 31 दिसंबर 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ताओं देश चार्टर को अनुमोदन कर चुके थे, ठीक है। तो चार्टर जो था उसका अनुमोदन कर चुके थे 31 दिसंबर 1945 तक, और 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मतलब हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर प्रभावी हुआ। उसके बाद जितने भी देश थे उन्होंने कब तक, 31 दिसंबर तक उस पर सिग्नेचर कर दिए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बनने का दिन है वो कौन सा है, 24 अक्टूबर 1945। और इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब आप देखिए ये जो है ये किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है उनका मानचित्र है। ये देख सकते हैं, ये जितना भी ब्लू है ये सब उसके सदस्य देश हैं। और अधिक विश्व के अधिकांश देश ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य है। ये उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो झंडे हैं ये सदस्य देशों के झंडे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हिस्सा है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या कारण थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों स्थापना आखिर करी गई, क्या जरूरत पड़ गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य कारण, पहला शांति एवं सुरक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सन 1939 से 45 तक चला। इस दौरान होने वाले विध्वंस से तथा इसके पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के विनाश से दुनिया के देश तंग हो चुके थे। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जितने भी ज्यादा विनाश किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे क्या हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे। अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ऐसा प्रयास किया जाने लगे कि भविष्य में इस प्रकार का युद्ध को रोकने एवं शांति सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। तो जब करंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी देशों को एक बात महसूस हुई कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है इससे जो विनाश हो रहा है, भविष्य में कहीं एक और विश्व युद्ध हो गया तो विनाश कितना भयंकर होगा। क्योंकि वर्तमान में आप भी जानते हैं कि प्रत्येक देश, आप कह सकते हैं कि कई देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है जो कि इतने शक्तिशाली हैं कि वो पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हैं। तो इस स्थिति को संभालने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के युद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोबारा ना हो। तो
ये विचार सोचते हुए इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्माण की बात रखी। दूसरे विश्व युद्ध में होने वाला विध्वंस। दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, देश ने अपार धन संपदा हथियारों के निर्माण पर खर्च कर दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रत्येक देश चाहता था कि वो जीते, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, कई देशों ने अपार धन संपदा किस पर, हथियारों के निर्माण पर खर्च कर दी, ज्यादा से ज्यादा हथियारों को बनाया गया, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई सिर्फ युद्ध में जो देश लड़े उनके तौर पर। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस शक्ति और धन को यदि रचनात्मक कार्यों पर खर्च किया जाए तो एक तरफ विध्वंस को रोका जा सकता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास भी किया जा सकता है। तो लोगों ने एक आइडिया लगाया कि ये जो हम पैसा जो हम युद्ध में खर्च कर रहे हैं, अगर हम इसे रचनात्मक तौर पर किसी चीज की रचना करने के लिए खर्च करें तो क्या हो सकता है, एक तरफ तो हम ये जो विध्वंस है इसको रोक सकते हैं, दूसरी तरफ विज्ञान एवं तकनीकी विकास का भी विकास कर सकते हैं, जिससे क्या हुआ, विश्व में आगे आप कह सकते हैं विश्व की जो समस्याएं हैं, ठीक है, इस प्रकार की समस्याओं पे भी काम किया जा सकता है। तो लोगों ने ये सोचकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी निर्माण की बात रखी। फिर आता है नाभिकीय युद्ध कब है। अब देखिए, एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं उनके युद्ध का डर विश्व को था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण की बात कही गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहर पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण हुआ विनाश को पूरी दुनिया ने देखा और ये महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो नाभिकीय युद्ध को रोकना होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार का बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था 1945 में, उससे कई हजार गुना बड़े बम वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इस प्रकार के बम अगर किसी देश पे गिरा दिए जाए तो वो पूरा देश ही आप कह सकते हैं नक्शे में से मिट जाएगा। इस प्रकार के बम वर्तमान में है, ठीक है। तो भविष्य में मानवता की रक्षा करने के लिए नाभिकीय जो युद्ध है उसको रोकना पड़ेगा। तो युद्ध को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध को रोकने के लिए एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका पूरे विश्व पर दबाव हो, ठीक है, और पूरे विश्व के सदस्य देश उसके साथ हों। तो इस प्रकार के संगठन के निर्माण की बात कही गई। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, आप देख सकते हैं उसमें विश्व के कई देश हैं जिन्होंने इतनी सारी मीटिंग्स हुई है यूएनओ में, ठीक है, यूएन में काफी सारी मीटिंग्स हुई जिसके तौर पर, परंतु फिर भी युद्ध को नहीं रोका गया। फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश ये कहते हैं कि अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो हम भी परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे रूस के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार की बातें भी आप देख सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ जो है वो है और वो कार्य कर रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा। सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य। विकसित एवं औद्योगिकृत देशों ने उपनिवेश के लंबे समय से शोषण किया था। अंततः इन उपनिवेश लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक श्रेष्ठ मंच कार्य कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश विकसित थे पहले से ही, जिनके पास धन था अच्छा, जैसे कि ब्रिटिशर्स, ठीक है, इंग्लैंड से जो लोग पूरे विश्व में फैले, उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक शासन को बढ़ावा दिया। तो क्या हुआ, उन लोगों ने विश्व पर राज किया और जिन लोगों पर राज किया गया, ठीक है, उन लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इस चीज को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए जो कि इसके लिए कार्य कर सके, ठीक है। इस चीज की आवश्यकता महसूस की गई कि इनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कही गई। फिर आता है सामूहिक सुरक्षा की भावना। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे एवं निवोदित राष्ट्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें बड़े राष्ट्रों के आक्रमण एवं अत्याचारों से बचाया जा सके। तो ऐसे देश जिनके पास अपनी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, ठीक है, वो छोटे से देश है, परंतु बड़े देश उन पर क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं या फिर उन पे आके औपनिवेशिक शासन दोबारा से लागू कर सकते हैं। तो इस चीज को बचाने के लिए और उनको अत्याचारों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का होना विश्व में जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य। जब संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया तो उसके उद्देश्य क्या थे, जिन उद्देश्य के तौर पर इसको बनाया गया। अब देखिए, मानव जाति की उन्नति, मानव जाति की
उन्नति, यहाँ पे उन्नति आएगा, को युद्ध के विभिंशक से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थायी रूप प्रदान करना और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों को दंडनीय करना। पहला इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है उसको किससे, युद्ध का जो विध्वंस होगा उससे बचाने के लिए, साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, मतलब ऐसा ना हो टेम्परेरी शांति हो कि कुछ समय तक शांति रही परंतु कुछ समय बाद फिर दो देश लड़ बैठे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, स्थायी रूप से शांति को प्रदान करना। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों, ऐसे तत्व जो कि शांति को बनाए रखने में हानि डालते हैं, ठीक है, जो शांति को बनाए रखने में आप कह सकते हैं कि बाधाएं डालते हैं, इन तत्वों को क्या करना, पनिश करना, पनिशमेंट देना। समान अधिकार तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता देते हुए इन सिद्धांतों को आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों एवं सहयोगों में वृद्धि करने के लिए उचित उपाय करना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको समान अधिकार प्राप्त हो, आत्मनिर्णय मतलब खुद निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो, इस प्रकार का सिद्धांत भी था मान्यता देते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार के सिद्धांतों को क्या दी, मान्यता दी। इन सिद्धांतों के आधार और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों एवं सहयोग, जो देश है, ठीक है, दो देश हैं, उनके बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए और उनके बीच में जो अधिकार है, क्षेत्र है, उसको भी अच्छे से बनाने के लिए क्या करा जाए, वृद्धि करी जाए उन चीजों में। इसके लिए ये सिद्धांत रखा गया कि ये भी सिद्धांत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में अच्छे संबंध हो और उनके अधिकार जो क्षेत्र है वो भी काफी अच्छे हो। विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। विश्व के जो आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसे देश जो कि आर्थिक समस्या देख रहे हैं या फिर सामाजिक समस्या या सामाजिक सांस्कृतिक समस्या झेल रहे हैं, इन प्रकार की समस्याओं को क्या करना, समाधान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। चौथा आता है शांतिपूर्ण उपायों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक उद्देश्य ये भी रखा गया कि एक देश के अंतर्गत जो आप कह सकते हैं वाद विवाद है, ठीक है, उनको भी सुलझाया जा सके। ऐसा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ये अधिकार नहीं है कि वो हर देश के मामले में घुस सके, परंतु फिर भी अगर वो जो अंतर्राष्ट्रीय देश के अंदर का विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके लिए काम करेगा। इस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में समन्वयकारी केंद्र के रूप में कार्य करना, ठीक है। तो ऐसे देश जो कि ये जो उद्देश्य है जो मैंने आपको ऊपर बताया, इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लगे हुए हैं ऐसे देश, उनको समन्वयकारी केंद्र के रूप में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ उनके लिए एक केंद्र, सेंटर के रूप में काम करेगा। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, ये उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे सिद्धांत। जब उसको बनाया गया था तो उसके सिद्धांत क्या रखे गए, किन सिद्धांतों को लिखा गया। पहला, संघ के सभी सदस्य राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न और संपन्न होंगे, ठीक है, राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न और समान है। सभी राष्ट्र क्या होंगे, प्रभुत्व संपन्न होंगे, उनके अपने अधिकार होंगे और ठीक है, और वो सब एक समान होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा नहीं है कि कोई देश जो बड़ा है वो ज्यादा बड़ा उसमें दिखाया जाएगा ओहदे पे, ऐसा नहीं। संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्ण और पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो ऐसे देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में सिग्नेचर कर चुके हैं या सदस्य हैं उसके, वो क्या करेंगे, अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह क्या करेंगे, निष्ठापूर्ण और ईमानदारी से करेंगे। ये सिद्धांत रखा गया। तीसरा रखा गया, संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में किसी राज्य की अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सभी देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध चल रहे हैं, ठीक है, उनके संचालन में क्या करेंगे, जो चल रही हैं व्यवस्थाएं, किसी राज्य की अखंडता मतलब उस राज्य की जो अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध, मतलब उस देश के कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक मामले में हाथ नहीं डालेगा, ठीक है, अखंडता और तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध कोई भी धमकी या शक्ति का प्रयोग
नहीं करेगा, ना कोई देश किसी को धमकी देगा और ना ही उसके खिलाफ कोई शक्ति का प्रयोग करेगा। चौथा, संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान शांतिपूर्ण उपाय से करेंगे, जिससे विश्व शांति, सुरक्षा एवं न्याय की रक्षा हो सके। तो जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो है, आंतरिक विवाद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, जिससे कि क्या हो, विश्व में शांति और सुरक्षा और न्याय बना रहे। फिर आता है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित संघ के सभी कार्यों में संघ को सहायता प्रदान करेंगे। मतलब कि जितने भी देश हैं जो संघ में सम्मिलित हैं, ठीक है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक कार्य में उसकी मदद करेंगे तथा वे किसी भी ऐसे राज्य को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संघ द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के ऊपर कोई कार्यवाही करता है तो संघ का कोई और देश उस देश की मदद नहीं करेगा, ये उसमें लिखा गया है। छठा, संघ उन राष्ट्रों से भी जो संघ के सदस्य नहीं है घोषणा पत्र में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करेगा। तो वो देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, ठीक है, उनसे भी क्या करेगा, सुरक्षा, शांति, सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करेगा। सातवां, संघ किसी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिया जाता। ठीक है, ऐसा कोई भी मामला जो कि किसी देश के अंतर्गत है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आप कह सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है यूएनओ के मेन पार्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य निकाय हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहले आता है सामान्य सभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण एवं प्रतिनिधि अंग है। तो महासभा क्या है, सबसे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, पार्ट है, जहां पे क्या होते हैं, विचार विमर्श किए जाते हैं, नीति निर्धारण किए जाते हैं, कोई नीति बनानी होती है वो यहाँ पे बनती है, ठीक है, और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राज्यों को महासभा में प्रतिनिधित्व किया गया है। तो 193 सदस्य हैं जिनको महासभा में क्या है, प्रतिनिधित्व है, जिससे वह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है। हर साल सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण सदस्य वार्षिक महासभा, जिसमें 193 सदस्य देश शामिल होते हैं, का सत्र बैठता है के लिए न्यूयॉर्क में महासभा हॉल में ये लोग मिलते हैं, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और संबोधित करते हैं। मतलब कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी देश के बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, साथ में ये लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, लोगों को चीजें बताते हैं, अपने मुद्दे या फिर आप कह सकते हैं कोई वाद विवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे रखते हैं। शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामले जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, शांति और सुरक्षा के मामले के लिए, नए सदस्यों के प्रवेश के लिए, या फिर बजटीय मामला, बजट पेश करना, इसके लिए भैया बजट से कोई रिलेटेड कोई भी मुद्दा है वो, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर आपका कोई मुद्दा है जो कि बजट या फिर शांति सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, आपने वो मुद्दा रखा, अब उस पर निर्णय लेने की बात आ गई तो वोटिंग होगी। अगर 2/3 बहुमत प्राप्त होती है आपके फेवर में तो आपका क्या होगा, आपका निर्णय हाँ होगा, अदरवाइज ना होगा। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा प्रत्येक वर्ष जीए अध्यक्ष का चुनाव करती है, कार्यालय का 1 वर्ष का कार्यालय पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस कार्यालय में जीए के अध्यक्ष का चुनाव करती है, ठीक है, और कार्यालय का 1 वर्ष का कार्यालय जब पूरा हो जाता है तो चुनाव होते हैं और नए सदस्यों को चुना जाता है। फिर आता है सुरक्षा परिषद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
ठीक है, तो शांति को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी, जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है सुरक्षा परिषद की। इसके 15 सदस्य देश, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से आप कह सकते हैं सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। चार्टर के तहत सभी सदस्य राज्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, ठीक है, वो सभी सदस्य देशों को मानना होगा बिना किसी, आप कह सकते हैं, बहस के। सुरक्षा परिषद शांति एवं आक्रमणता के कार्यों के लिए खतरे के अस्तित्व का निर्धारण करने का बीड़ा उठाती है। तो इसका क्या काम है कि सुरक्षा परिषद शांति और आक्रमणता का जो कार्य है, ठीक है, उससे अगर कोई खतरा है तो उसको उठाने का काम करती है, मतलब खतरा देखने का काम सुरक्षा परिषद का है। यह किसी विवाद के पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का आह्वान करते हैं। तो कोई भी विवाद है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, उसका जो भी है उसके शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा। और समायोजन के तरीकों से निपटान की शर्तों की सिफारिश करती है। मतलब कुछ शर्तें रखी जाती है उन लोगों के लिए, अगर कोई मुद्दा है तो समायोजन के तरीके और निपटान के लिए शर्तें लागू की जाती है या शर्तें रखी की सिफारिश की जाती है। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या यहां तक कि बिल का उपयोग करके अधिकृत करने का सहारा भी ले सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के पास एक पावर ये भी है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखना है तो वो किसी भी देश पर क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस पर बैन लगा सकते हैं, या फिर कोई बिल को लाकर उस देश पे और ज्यादा कार्यवाही कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद में एक अध्यक्षता होती है जो हर महीने घूमता और बदलता है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में क्या होता है, अध्यक्षता होती है। अध्यक्षता वो क्या करती है, हर महीने घूमती और बदलती रहती है। सुरक्षा परिषद के कार्यों का दैनिक कार्यक्रम, सुरक्षा परिषद का सहायक अंग। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य निकाय है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक परिषद को इसलिए बनाया गया ताकि क्या करा, नीति की समीक्षा की जा सके। कोई नीति संवाद है या आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा है, ठीक है, तो इन पे सिफारिश लगाने का काम किसका होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के लक्ष्यों का अगर कोई काम है, विकास के लिए कोई काम करवाना है, ठीक है, तो वो भी किसका काम होगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद का होगा। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की गतिविधियों और आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में इसकी विशेष एजेंसियां सहायक और विशेषज्ञ निकायों की निगरानी के लिए केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करती है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और सामाजिक परिषद का निर्माण इसलिए भी किया ताकि जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी कई विशेष एजेंसियां हैं। ऐसी मैं आपको इन एजेंसियों के बारे में नीचे बताऊंगा, लिस्ट दी गई है, ठीक है, तो ऐसी एजेंसियां बना रखी हैं जिनका काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश में जो भी आर्थिक रिलेटेड कोई मुद्दा है, सामाजिक या फिर पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उसके लिए ये एजेंसियां काम करती हैं, निगरानी करती हैं। और साथ में क्या करता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद मेन रूप से इसका क्या है, केंद्र है। अब इस तरह समझिए कि ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये इसकी कई सारी एजेंसियां हैं, ठीक है, ये और इन एजेंसियों का सारा डाटा इसके पास आता है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। विश्व के ये कई सारे देश हैं, ठीक है, इन्होंने इन देशों में काम किया, इन्होंने यहां से डाटा बीच के जो कि आर्थिक और सामाजिक केंद्र है, परिषद है, इसके पास पहुंचाया। इसमें 54 सदस्य हैं जो 3 साल के कार्यालय के लिए महासभा द्वारा चुने गए हैं। तो हर 3 साल के लिए 54 सदस्यों का चुनाव होता है। यह सतत विकास, प्रतिबंधित बहस एवं नवीन सोचों के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्र मंच है। ठीक है, अगर सतत विकास करना है, तब बहस या कोई और बात है तो उसके लिए ये वाला केंद्र आपको मिलेगा। यहाँ इस वाले मंच पे आप जाके अपना कोई मुद्दा है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। न्याय परिषद,
ट्रस्टशिप काउंसिल का निर्माण या स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा चैप्टर 13 के तहत 11 ट्रस्ट प्रदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए की गई। अब देखिए कि जो ट्रस्टशिप काउंसिल है या फिर न्याय परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी चार्टर के 13वें आप कह सकते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या था 11 ट्रस्ट प्रदेशों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण ऐसे लोग जो कि क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे, ठीक है, पर्यवेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इन लोगों के तहत की गई थी, जिन्होंने 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया, ठीक है, जिन्हें 7 सदस्य देश जो है उनके तहत रखा गया, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वयं के लिए प्रदेशों को तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको समझिए कि 1945 में इसका निर्माण किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, उनको न्याय मिल सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों को न्याय के रूप में किया जा सके। 1994 तक सभी ट्रस्ट क्षेत्रों में स्वयं शासन या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, और इसको बनाने का एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी था कि 1945 में के बाद ऐसे देश जिनके ऊपर औपनिवेशिक शासन लागू था, ठीक है, ऐसे देश जिन पे 1945 के बाद भी औपनिवेशिक शासन लागू था, उन देशों को औपनिवेशिक शासन से हटाना, ठीक है, उनको बचाना औपनिवेशिक शासन से। तो इसका निर्माण किया गया ताकि 11 ट्रस्ट प्रदेशों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखा जा सके कि कोई देश ऐसा तो नहीं है जिसपे किसी और देश ने कब्जा कर रखा है, अगर कर रखा है तो जो कब्जे वाला देश है उसको वहां से हटाया जाए। और क्या हुआ, 1994 तक सभी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है, और उनको स्वयं का शासन उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ट्रस्टशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 को संचालन को निलंबित कर दिया था, ठीक है, तो 1 नवंबर 1994 को क्या हुआ, निलंबित कर दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। 25 मई 1994 को अपनाए गए एक संकल्प द्वारा काउंसिल ने वार्षिक रूप से मिलने के दायित्व को छोड़ने के लिए प्रक्रिया के अपने नियमों में संशोधन किया और आवश्यक अवसर पर मिलने के लिए सहमति हुई। अब देखिए कि जो ट्रस्टशिप काउंसिल की जो मीटिंग हुआ करती थी वो खत्म हो गई थी 1 नवंबर 1994 में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई काम नहीं था, परंतु 25 मई 1994 में पहले ही उसने अपने जो आप कह सकते हैं संशोधन, उनके जो रूल्स लिखे गए थे उनमें संशोधन कर लिया था कि अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो हाँ हम लोग मीटिंग बैठा सकते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल की। क्या सहमत हुए। इसके निर्माण से राष्ट्रपति या इसके अधिकांश सदस्यों या महासभा सुरक्षा परिषद का अनुरोध पर, ठीक है, तो इन सब लोगों ने क्या करा, अनुरोध किया, राष्ट्रपति के अनुरोध पर मिल सकते हैं, ठीक है, मीटिंग बैठाई जा सकती है, अधिकांश सदस्य महासभा के या फिर सुरक्षा परिषद की अनुरोध पर ट्रस्टशिप काउंसिल का आप कह सकते हैं मीटिंग बैठाई जा सकती है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका निर्माण किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को न्याय प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, यह न्याय दिलाने का अंग है। इसकी सीट है नीदरलैंड में पीस पैलेस में है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से केवल एक है जो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक पहला इंपॉर्टेंट अंग है जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित नहीं है, जबकि ये कहां पे है, नीदरलैंड में स्थापित है। न्यायालय की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को सुलझाना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंग और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय देना है। तो इसका क्या काम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच में जो भी कानूनी विवाद है उनको सुलझाना, राष्ट्र संघ के अंगों द्वारा, राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां है उनके द्वारा अगर कोई प्रश्न लाया गया है तो उस पर अपनी राय प्रस्तुत करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने कानून के अनुसार कार्य करता है। अगला प्रमुख अंग है सचिवालय। सचिवालय में महासचिव और दसियों हजार अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख निकायों द्वारा अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के
दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करते हैं। तो ठीक है, तो सचिवालय में क्या है, सचिवालय में महासचिव शामिल है और साथ में 10,000 जो 10,000 कई लोग हैं जो कि संगठन में अलग अलग काम करते हैं, वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो दैनिक काम करते हैं संगठन के लिए। महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। तो जो महासचिव व्यक्ति है वो संगठन का क्या है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है, मतलब एक प्रकार से वो प्रशासन को संभालने का काम करता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 साल के नवीनीकरणीय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस जो महासचिव है इसको 5 साल के नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कब कहाँ पे, महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। महासचिव भी संगठन के आदेशों का प्रतीक है, आदर्शों का प्रतीक है और दुनिया के सभी लोग, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों के लिए एक वकील के तौर पर काम करता है। तो महासचिव क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह देश जो कि कमजोर है उनके, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनका कोई मुद्दा है तो उसके लिए वकील के तौर पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भर्ती किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर मतलब ग्राउंड से भर्ती किया जाता है और वे दुनिया भर के ड्यूटी स्टेशनों पर शांति अभियानों में काम करते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर में इन लोगों को बैठा दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे ये काम करते हैं, ड्यूटी स्टेशन पर शांति के अभियानों के लिए काम करते हैं। लेकिन हिंसक दुनिया में शांति की सेवा करना एक खतरनाक पेशा है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से सैकड़ों बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने इसकी सेवा में अपनी जीवन अर्पित किया है। तो शांति को बहाल करना काफी इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और काफी खतरनाक भी है, इसलिए कई लोग की मृत्यु हो गई शांति को बनाए रखते रखते। अब आता है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। कई सारी एजेंसियां बनाई गई, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण करने के लिए महासभा द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई। ठीक है, संस्थान कह सकते हैं आप, इनकी स्थापना की गई। जनवरी 2011 में एक पूर्व संस्थान महिलाओं की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको INSTRAW को कहा जाता है, को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य तत्वों के साथ एक नए संगठन UN वुमेन में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये जो संगठन है इसको किसमें मिला दिया गया, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स में मिला दिया गया। अब बात करें संगठनों के बारे में, तो निशस्त्रीकरण अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान UNIDIR, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान। ठीक है, अगर प्रशिक्षण और अनुसंधान करना है तो UNIDIR, संयुक्त राष्ट्र अंतः क्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान UNICRI, सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान केंद्र, अगर सामाजिक विकास से रिलेटेड कोई है तो उसके लिए UNRISD, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली स्टाफ कॉलेज UNSSC। ठीक है, फिर आता है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप कह सकते हैं ये एजेंसियां हैं। ठीक है, ये इनके हेडक्वार्टर्स हैं और ये इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। ये जैसे कि यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये कहाँ पे है, 1951 में इसको बनाया गया था और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, फिलिपो में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है और इसका हेड इस वाले देश में है, अल्बेरेडी, और 1976 में इसको बनाया गया। फिर यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसको 2010 में बनाया गया। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट के नियर अगर कोई व्यक्ति जो रिफ्यूजीज के तौर पर है उनके लिए ये वाली एजेंसी का निर्माण किया गया। 1949 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये है आपका, आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे मुद्दे थे वो हमने इस वीडियो में बात करी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे
चैनल्स का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। वहाँ पे आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएँगे।